ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती समारोह संयुक्त समिति जयपुर के नेतृत्व में महात्मा ज्योतिबा फूले एवं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की संयुक्त जयंती समारोह बिरला ऑडिटोरियम स्टेच्यू सर्किल जयपुर में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान, कार्यक्रम की अध्यक्षता टीकाराम जूली सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ने की। विशिष्ट अतिथि परसिद्धि लाल मीणा, चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री ममता भूपेल बैरवा, महिला व विकास मंत्री भजन लाल जाटव, सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल, आपदा प्रबंधन मंत्री खिलाड़ी लाल बैरवा, चेयरमैन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। इसके साथ ही इस मौके पर 131 बच्चों को शैक्षिक सामग्री के साथ सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के लोकप्रिय गायक व कलाकार अनिरुद्ध बनकर को भी गीतों के माध्यम से लोगों को झूमने पर मजबूर किया गया। देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट जयपुर राजस्थान से। देश के इतिहास में पहली बार महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती और बाबा साहब की जयंती मन रही है। और जब हमने इसका आगाज किया तो यहाँ भले ही 500 लोग आए या 1000 लोग आए, लेकिन पूरे शहर में एक मैसेज गया है और लोगों ने अप्रिशिएट किया है। और इस वजह से हमारे जो माली समाज के लगभग 100 से ज़्यादा लोग यहाँ इस जगह उपस्थित हुए हैं। इसमें हमने अल्पसंख्यक समाज को भी जोड़ा है और कायम खानी महासभा और जो हमारे दलित मुस्लिम एकता मंच के आरको साहब और यूनुस खान साहब, ये अपने करीब 150 लोगों की टीम लेकर के यहाँ आए हैं। तो ये एक हम संदेश देना चाहते हैं, देश को, समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो एकजुट हो जाए। तो इस जयंती को हम एक उद्देश्य विशेष के रूप में लेकर के चल रहे हैं। इस मौके पर मैं आगे के संबोधन के लिए आदरणीय श्री गोविंद राम मेघवाल साहब माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे भी हमें संबोधित करें। आदरणीय मंत्री जी, वाल्मीकि समाज के निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष अपनी टीम के साथ आए, आपका भी स्वागत है। आज इस अम्बेडकर जयंती समारोह समिति महात्मा ज्योतिबा फुले और अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जो संयुक्त तत्वाधान में ये प्रोग्राम हो रहा है, मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय मंत्री टीकाराम जी जूली साहब जो कि इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं, ममता भूपेश जी महिला बाल विकास मंत्री, हमारे बैरवा जी जो अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, गुर्जर जी जिन्होंने अभी आपके सामने और इसी तरीके से अपनी बात रखी, भजनलाल जी जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और मेरे सामने बैठे हैं आरपी सिंह जी, नवीन गांधी जी, हमारे युवा नेता भाई विनोद जाखड़ जो कि यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष रहे और बहुत ही क्रांतिकारी साथी और जयपुर पूरे संभाग में सक्रिय हैं, बहुत बड़ी टीम रखते हैं अपनी। सामने विराजमान महिला शक्ति, विभिन्न सामाजिक संगठनों से पधारे हुए सभी अध्यक्षगण, जनप्रतिनिधि, सम्मानित मंच, साथियों, मैं सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन करना चाहता हूं, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 में पुणे में हुआ। मैं आज कबीर को भी याद करना चाहूंगा, जो महाराष्ट्र से टीम आई, मैं सुनकर गदगद हुआ
कि उन्होंने जो क्रांतिकारी स्पीच, वो जो भजन गाए, गीत गाए, अगर उनको देख के चलें तो अपना बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। कबीर को भी गुरु माना और ज्योतिबा फुले जो है बाबा साहब के गुरु थे। इसका मुख्य कारण यह था कि ज्योतिबा फुले 1827 में पैदा हुए और 21 साल के अंदर उन्होंने, उस टाइम स्कूलें नहीं थी, एजुकेशन का अभाव था, हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज आ गया था, लेकिन ज्योतिबा फुले में एक विद्रोही भावना थी, क्योंकि इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था थी, छुआछूत थी, महिलाओं की बहुत दुर्दशा थी और दलित जो है वो बस्तियों से बाहर रहने के लिए मजबूर था। तो ज्योतिबा फुले के रूप में एक क्रांति पैदा हुई और उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जात के मालिक थे, फूलों का व्यापार करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा ज्योतिबा फुले। 1888 के अंदर बॉम्बे में एक सभा हुई, उसको उनको पद मिला, महात्मा की पदवी मिली। उन्होंने विधवा जो महिलाएं थी उनके शादी के समर्थन में थे, पुनर्विवाह के, बाल विवाह के विरोध में थे। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। उस वक्त हमारा देश आज का जो नक्शा वो नहीं था, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था, राजाओं का राज था, उनके ऊपर अंग्रेज थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी उस वक्त कि शिक्षा के बिना मति नहीं, मति के बिना नीति नहीं, नीति के बिना गति नहीं, और गति के बिना अर्थ नहीं, रुपया पैसा नहीं, और अर्थ के बिना आदमी का जीवन पशु के बराबर है। बाबा साहब ने उनसे प्रेरणा ली। उन्होंने कबीर को पढ़ा। कबीर ने कहा, पत्थर पूजे हर मिले, मैं पूजूं पहाड़, ताते आटे की चकी भली, पीस खाए संसार। अभी आपके सामने बात कही थी, कवि ने बहुत बड़ी बात कही थी, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचता है कवि। उन्होंने कहा, जब नाग का शाम पूजा जाता है या पेड़ पूजे जाते हैं, इस देश में पशुओं को पूजा जाता है और इंसान को इतनी जातियों में बांट दिया कि उनकी कोई चर्चा तक नहीं होती। अगर पूरे विश्व में अगर कहीं अछूत पैदा होता है, उसका नाम भारत है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो हम अछूत है, हम ओबीसी के लोग हैं, शूद्र कहलाते हैं, वर्ण व्यवस्था 4 भागों में बंटी, सबसे नीचे का दर्जा हमें मिला, लेकिन फिर भी हम एक होने के लिए तैयार नहीं। बाबा साहब ने कहा था 26 नवंबर 1949 को, उन्होंने कहा कि मैं आज राजनीतिक आजादी दे रहा हूं संविधान के माध्यम से, लेकिन जब तक इस देश में सामाजिक और आर्थिक आजादी, समानता नहीं आएगी, देश में भला नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य 70 साल की आजादी के बाद भी आज भी आप देख रहे हैं देश का माहौल क्या है। अभी से मेरे पूर्व वक्ताओं ने थोड़ी सी चर्चा की कि जो बाबा साहब ने आपको संविधान दिया, वो संविधान ऐसे लोगों के हाथ में चला गया कि उनकी पूरी नीति जो है और पूरी नीयत संविधान के विरुद्ध में चल रही। पार्लियामेंट के सामने संविधान को जलाने का काम होता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है, संवैधानिक संस्था पूरे देश की खत्म है, रेलवे बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिए, बैंक बेच दिए, उसके बावजूद भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग आजादी से पहले विभिन्न जातियों में बंटे हुए थे। बाबा साहब ने ज्योतिबा फुले से प्रेरणा ली, बाबा साहब ने कबीर से ली, बाबा साहब ने रैदास को पढ़ा और ज्योतिबा फुले को पढ़कर ही आगे बढ़े। जब देश आजाद हुआ तो नेताओं ने यह तय किया संविधान कौन बनाए। अमेरिका में घूमे, फ्रांस में गए, इंग्लैंड गए, वहां कहा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट पढ़ के गया है, उसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर, आप ये मसूदा काम का बाबा साहब को सौंपने का काम है। बाबा साहब 1917 में आए और उन्होंने आजादी की लड़ी में शरीक हुए। बाबा साहब ने कहा कि जब तक समानता नहीं मिलती हमारे समाज को, स्वतंत्रता नहीं मिलती, ये आजादी हमारे काम की नहीं है। इसलिए साथियों, उनको संविधान बनाने का मौका मिला। उन्होंने कहा धर्म वही अच्छा है जिसमें बंधुत्व हो, जिसमें समानता हो, जिसमें स्वतंत्रता हो, अन्यथा ये समाज किस काम का है। आज हम लोग जो है पशु से बदतर जीवन जी रहे हैं। इसलिए मैं नमन करना चाहता हूं ज्योतिबा फुले को, इस देश में उन्होंने क्रांति की,
और उन्होंने कहा एक दिन बहुत बड़ा विद्रोह होगा, और वो डॉक्टर अंबेडकर के रूप में आए और संविधान दिया। आज मैं नमस्कार करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं पंडित नेहरू जी को। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस में नहीं होते हुए भी उनको अध्यक्ष बनाया। अगर आज अंबेडकर साहब को अध्यक्ष नहीं बनाते, नहीं संविधान नहीं बनते, हमें आरक्षण नहीं मिलता। क्योंकि आप जानते हो ये मेरी बॉडी है, शरीर है, लेकिन अगर इस हाथ में लकवा मारा हुआ है हम इलाज कराएंगे। बाबा साहब ने यही कहा कि समाज के अंदर लकवा मारा हुआ है, बहुत बड़ा कमेरा वर्ग है, आपने दलित अछूत के रूप में अलग कर दिया है, आप इसका ट्रीटमेंट के लिए आरक्षण देने का काम करो। और यदि संविधान में आरक्षण नहीं होता है, ये आजादी और स्वतंत्रता हमारे काम की नहीं है। मैं इस संविधान कमेटी में रहूंगा, ये काम मैं करूंगा। इसीलिए उन्होंने ज्योतिबा फुले को गुरु माना कि ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया सावित्रीबाई, और महिलाओं को पढ़ाने की शुरुआत सावित्रीबाई ने की। आज मैं सावित्रीबाई को भी नमन करना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अगर छात्राओं का स्कूल खोला तो उसका नाम सावित्रीबाई है। पहला स्कूल उन्होंने 1848 में खोलने का काम किया। आज हमारी बहन कह रही थी अगर उन्हीं सावित्रीबाई नहीं होती तो महिलाओं में क्रांति नहीं आती। वो जब स्कूल पढ़ाने जाती तो एक साड़ी साथ में ले जाती थी, धर्म के ठेकेदार उस साड़ी के ऊपर कीचड़ फेंकते थे कि सावित्रीबाई हमारी महिलाओं को बिगाड़ने का काम कर रही है। वो जाकर के स्कूल में बदलने का काम करती थी। इसलिए ये दोनों बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं साथियों। ज्योतिबा फुले ने पहले पत्नी को पढ़ाया और उन्होंने शिक्षा महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया। उन्होंने कहा कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, हम सब समान हैं। और बाबा साहब ने भी वही बात को आगे बढ़ाया संविधान के अंदर। और आपको याद है जब संविधान बना, और उससे पहले थोड़ा सा मैं जाना चाहूंगा, अभी की बात है, आपका बराक ओबामा राष्ट्रपति कोलंबिया यूनिवर्सिटी का 300 साल का सर्वे करवाया कि यहां सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन था, तो नाम निकल करके आया कि भारत से आया हुआ डॉक्टर अंबेडकर था। क्योंकि विदेशों में योग्यता की पूछ है, जातियों की पूछ नहीं है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आगे बाबा साहब की बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई और उसके ऊपर लिखा सिंबल ऑफ दी नॉलेज, उसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर। लेकिन साथियों बाबा साहब ने बात कही थी, 51 आदमी पढ़ने के लिए अमेरिका भेजे, उनमें से उनका 49 वही रह गए, मात्र 2 व्यक्ति वापस आए। उन्होंने सोचा हमारा दलित समाज पढ़ेगा, लिखेगा, अफसर बनेगा, समाज की सेवा करेगा, लड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। लेकिन उन्होंने कहा मुझे सबसे बड़ा खतरा पढ़े लिखे लोगों से है। आपका उदित नाथ जी के आपके नेता थे, कर्मचारी नेता, लाखों लोग भीड़ करते थे। मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा कि वो बीजेपी में जाके एमपी बन गए। उनकी वहां बहुत दुर्गति हुई, उनको पार्टी छोड़नी पड़ी और वापस कांग्रेस में आना पड़ा। आज वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है। मैं पढ़े लिखे लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि हम लोग अंबेडकर के संगठन के माध्यम से आगे बढ़े, और यदि हम सांप्रदायिक ताकतों से हाथ मिलाएंगे तो इस देश के संविधान को जला रहे, इस देश को प्रजातंत्र को जला रहे, और इनके जितने भी हमारे बलिदान हुए उनको सबके ऊपर नोटंकी गलत तरीके लाछन लगा रहे हैं। चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, कितने ही नेता हैं, सब नेताओं पे लाछन लगा के जब उनका इतिहास खत्म कर रहे हैं, तो बताइए जब संविधान ही चला जाएगा तो आप हम कहां स्टैंड करेंगे? जब आरक्षण नहीं देगा आपके बच्चों को नौकरी कौन देगा? मैं सामान्य जाति के लोगों से कहना चाहता हूं, जब रेलवे बिक गया, बीएसएनएल बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, 23 संस्थाएं बिक गई, तो तुम्हारे भी बच्चे नौकरी से कहां मिलेंगे? इन्होंने 2014 में झांसा दिया, अच्छे दिन आने वाले हैं, 2 करोड़ को प्रतिवर्ष नौकरी, 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में। सबसे ज्यादा नारा उत्तर प्रदेश में लगता था, लेकिन अगर अभी हम सारा उठा के देखें, सबसे ज्यादा जय भीम वाले सारे के सारे बीजेपी को वोट दे करके मायावती जी 0 पे आ गई है। एक वो लड़का चंद्रशेखर नारा लगाता है, उसको 7000 वोट मिले, जमानत जब्त हो गई। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान में आया था। अरे भाई पहले यूपी को संभालो, कि जो आप अंबेडकर का नारा देते थे, आपका सारा आंदोलन सांप्रदायिक ताकतों ने परचेज कर लिया। बहन जी के भाई को 436 करोड़ रुपए जब्त कर लिए। अगर हम लोग 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करेंगे, हमारी आवाज कमजोर हो जाएगी। इसलिए ये मेरे दलित समाज के लोगों, ये मेरे पिछड़े समाज के लोगों, और चाहे ऊंची जाति का है, पढ़ा लिखा आदमी है, जो अंबेडकर की सोच रखता है, जो संविधान में विश्वास रखता है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आने वाला समय बहुत खतरनाक है। प्रजातंत्र पूरे देश का खतरे में है। अगर कोई भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है, उसको जेल में डालने का काम करते हैं।
कोई ज्यादा अम्बेडकर पर बोलता है उसको जेल में बंद करने का काम करता है, ज्योतिबा फुले पे बोलता है उसको देशद्रोही का नारा दिया जाता है, अगर कोई सरदार लड़ता है उसको खालिस्तानी, कोई अगर किसान लड़ता है उसको आतंकवादी, अगर कोई दलित लड़ता है उसको नक्सली की धारा लगाते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, देश का प्रजातंत्र खतरे में, हम लोग कमजोर हैं और बाबा साहब ने जो शंका जाहिर की पढ़े लिखों पे, वो मैंने निवेदन किया। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज धन्यवाद दो अशोक जी गहलोत साहब को कि आज हम 4 कैबिनेट मंत्री बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं। बाबा साहब के संविधान को लागू किसने किया? उसका नाम कांग्रेस है। आज आप देख लीजिए सांप्रदायिक ताकतें क्या कर रही है, संविधान को नष्ट कर रही है, संविधान को जलाने का काम कर रही है। मैं इसलिए इशारा करना चाहता हूं, मैं ऐसे मीटिंगों में राजनीतिक भाषण नहीं देता, लेकिन मैं आज कहना चाहूंगा देश की डेमोक्रेसी खतरे में है, दलित अकेला नहीं लड़ सकता। इसलिए आप लोग, कल मैंने राहुल जी का एक स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा जो बाबा साहब ने संविधान दिया था वो केंद्रीय सरकार ने खत्म कर दिया है। इसलिए मुझे बहुत अच्छी बात लगी, उन्होंने कहा कि ऊना के ऊपर वहां दलितों पर अटैक हुआ, उनको पीटा गया 4 लोगों को, लेकिन मैं होता तो कुछ और करता। मैं वो सब कहना नहीं चाहता, लेकिन उनकी क्रांतिकारी भाषा थी। इसलिए साथियों, मायावती अकेली नहीं चल सकी, दलित मूवमेंट अकेला नहीं चल सकता, सबको वोट देने का अधिकार है। रिजर्व सीटों में 2 लड़ते हैं, कमजोर आदमी को वोट देते हैं, कमजोर लोगों को आगे लाते हैं दलितों में, ताकि वो तो आपकी आवाज नहीं बन सके। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आज पूरे देश के अंदर आजादी दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस है। 1947 में महात्मा गांधी को देश को आजाद हुआ और 48 के अंदर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारने का काम किया। इसलिए जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों के लिए मुखबरी की, आजादी की लड़ाई में नक तक नहीं कटवाया, आज पूरा देश उनके कब्जे में आ चुका है। अगर आप महाराष्ट्र से आने वाले गीत सुनोगे, उनमें एक एक बात बहुत कहने लायक है, सोचने लायक है। इसलिए हम लोग जब तक सही रास्ता नहीं पकड़ेंगे, हमें मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए आज राहुल गांधी जी जबरदस्त लड़ाई छेड़े में पूरे देश के अंदर। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गहलोत साहब को, चाहे वो कर्मचारियों की पेंशन हो, चाहे हमारे किसान का अलग बजट हो, चाहे दलितों के लिए अलग किसी तरह की विकास की बात हो। आज कह रहा हूं, भारत के अंदर अगर इन लोगों के विचारों पे संविधान के तहत अगर इस प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसका नाम अशोक जी गहलोत है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। अगर हम वर्तमान से दूर रहेंगे, अलग अलग संगठन बनाकर खाली जय भीम का नारा करेंगे, अलग आदमी खड़ा करेंगे, वो मात्र बीजेपी के लिए काम होगा। जहां भी बसपा लड़ती है, 5000 शेड्यूल कास्ट के वोट अलग लेकर जीतता कौन है वहां देख लेना, बीजेपी जीतने का काम होता है। और वो मूवमेंट भी खत्म हो गया है। इसलिए 40-50 साल आपने कांग्रेस को वोट दिए। राजस्थान का इस मामले अनुसूचित जाति का वोट अधिकतर कांग्रेस के साथ है। इसलिए हमारे लोग ये कहते हैं सामाजिक बात करना भाई साहब, राजनीतिक बात मत करना। साथियों, ये डेमोक्रेसी है। बाबा साहब ने अंगुली यूं करके कहा था, पार्लियामेंट की तरफ बढ़ो। अगर हम राजनीति की बात नहीं करेंगे तो चाबी तो प्रजातंत्र में सरकारों के हाथ में है। आप बैठे भजन गाते रहो, कौन मना कर रहा है? सामाजिक मीटिंगें करते रहो, जगाते रहो। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, पढ़े लिखों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर हम लोग भी लालच में आ जाएंगे, हमें नॉलेज है नहीं, लाके खड़े हो जाएंगे, काम नहीं चलेगा। आने वाले समय में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी जो देश के हालात की सांप्रदायिक ताकतों ने पूरी डेमोक्रेसी को नष्ट करने में लगे हुए हैं, हिटलर की तरह राज कर रहे हैं। यूएपीए को ये कानून है उत्तर प्रदेश में, मर्जी आए जो भी भाषण देता है उसको जेल में बंद। आज गोविंद राम राजस्थान में बोल रहा है कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अगर यही भाषण यूपी में दूं तो हो सकता है मुझे जेल की हवा खानी पड़ जाए। जिस भी मीडिया ने विरोध किया, या तो उनको मरवा देते हैं या इनको जेल में डाल देते हैं। जिस सारे कोर्ट उनके नियंत्रण में हो गए, आर्मी उनके नियंत्रण में हो गई है। हालात बहुत खराब है। इसलिए मैं अंत में, क्योंकि मुझे 5 मिनट का दिया था, शायद मैंने 10 मिनट लगा दिए। ज्यादा लंबी बात ठीक नहीं तो नीचे से पीछे से फिर खींचाखाची होती है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहूंगा। गागर में सागर मैंने भरने की कोशिश की। मैं एक ही आग्रह करना चाहता हूं, IAS, RS पढ़े लिखे लोग और हम मंच पे बैठे, हम सबकी ड्यूटी है कि हम प्रजातंत्र को मजबूत करें, हम संविधान को मजबूत करें। हमारे देश में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए हम कुछ करके गुजारे, कुछ करें। अन्यथा बाबा साहब की आत्मा दुख पाएगी। ज्योतिबा फुले को नहीं पकड़ पाओगे। आज पूरे भारत के अंदर बाबा साहब की संपत्ति नहीं मिलेगी, लेकिन आप जाओ, हर शहर के अंदर आपको उनकी मूर्ति मिलेगी। जाओ विदेश में,
वह 30 देशों के अंदर अम्बेडकर जयंती मना रही है। और मैं गुरु ज्योतिबा फुले को इसलिए मानता हूं कि बाबा साहब ने उनसे शिक्षा ली। इसलिए साथियों, बलि हमेशा बकरे की चढ़ती है, शेर की नहीं चढ़ती। आप शेर बन के जिए, गाय बन जीवन नहीं जिए। ऐसा कुछ कष्ट करके दो कि आपके भी जाने के बाद में दुनिया आपकी मूर्ति लगाए। ये मेरी इच्छा है। मैं पुनः अपील करता हूं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इस देश को आगे ले जाना है, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह धाड़ेगा। इसलिए आप लोग पढ़ लिखने के बाद में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसी वो ज्योतिबा फुले की बात थी कि पढ़ाई नहीं होगी, हम सब चीजों में पिछड़ जाएंगे। इसलिए आप लोग आगे बढ़े, एकता रखें। कोई भी बात हो, आपकी भारी भीड़ जनसमूह आना चाहिए। कोई भी प्रोग्राम करो, तैयारी के साथ करो, आपस में एकता रखो। अगर कहीं भी कमी है, एक दूसरे से बात कर लो। मैं पुनः हमारे यहाँ के आयोजक भाई भजनलाल जी और इन सबसे निवेदन करता हूं कि अभी संविधान खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है। हम जो समितियां चला रहे हैं, पूरे देश में छोटी छोटी पार्टियां चुप हो गई है, सिर्फ कांग्रेस से जो लड़ रही है। आप सब इस पे विचार करें और प्रजातंत्र को मजबूत करें। आपने आयोजन किया, हमें बुलाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। मैं एक नारा दूंगा, आप भी देंगे, जय भीम। और हाथ मजबूती से, लड़ाई बहुत लंबी है।